Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 13th January 2025. So अब हम आते हैं पहली न्यूज पर और आज की जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है जयशंकर टू अटेंड ट्रम्प्स जनवरी 20 स्वेरिंग इन सेरेमनी इन वॉशिंगटन डीसी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो दूसरी बार यूएसए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं और कोई भी व्यक्ति यूएसए में केवल 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये इनका सेकंड टर्म है। अब इनकी जो सेरेमनी होने जा रही है वो 20 जनवरी को होने जा रही है 2025 में और इसके लिए जो इनविटेशन मिला है वो भारत को मिला है और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मिस्टर ट्रम्प है ये 47th प्रेसिडेंट हैं होंगे अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। यहां से क्वेश्चन आप लोगों को एक्सपेक्ट हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका से हमारे काफी अच्छे रिलेशन हैं, तो आशा करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का टेन्यूर होगा इसमें भी हमारे अमेरिका के साथ गुड रिलेशंस रहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। डॉकिंग ट्रायल, इसरो सक्सीड इन नजिंग टू सैटेलाइट क्लोजर। तो देखिए, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मींस इसरो, ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है या ट्रायल किया है इसने पहली बार। क्या कि ये अपनी जो 2 सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में भेजने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने ट्रायल किया है। ठीक है, इस मिशन का नाम जो दिया गया है, इस मिशन का नाम दिया गया है स्पाडेक्स। ठीक है, अब अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो हम ऐसे चौथे कंट्री होंगे जिसके की जो सैटेलाइट्स है जिनकी की जो सैटेलाइट है उसको स्पेस में ऑलरेडी भेजा जा चुका है या जिस कंट्री के पास इस तरह की कैपेसिटी है कि वो अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता है। अब देखिए, इसमें पहला नाम जो है पहला कंट्री इसमें है, 3 कंट्री ऑलरेडी इस तरह की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें पहला नाम है यूएस, सेकंड है रशिया और थर्ड है चाइना। अब अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम भी 4th कंट्री बन जाएंगे। So now we come to the next news and that is the border issue Bangladesh summons Indian envoy। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश है उस बांग्लादेश की सरकार ने हमारे जो इंडियन एनवॉय है मिस्टर प्रणय वर्मा उनको समन करके बुलाया है और उनके साथ डिस्कस किया है। तो बेसिकली इशू ये है कि आप सभी जब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं और हमारी जो डेमोग्राफी है उसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से ये आशंका रहती है कि वहां से कुछ बांग्लादेश गलत तरीके से हमारे देश में एंट्री कर सकते हैं, तो वहां पर भारत सरकार फेंसिंग कर रही है। तो भारत सरकार जब ये फेंसिंग कर रही है तो इससे बांग्लादेश को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए बांग्लादेश ने अपना कंसर्न हमारे देश के जो एनवॉय हैं मिस्टर प्रणय वर्मा जी उनके साथ रखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर और नेक्स्ट न्यूज है हमारी एरोगेंस शोन बाय तमिलनाडु सीएम इज नॉट गुड, राजभवन। तो बेसिकली जैसा आप जानते हैं कि तमिलनाडु में कुछ डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जैसे ही कोई नया साल आता है तो नया साल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको एड्रेस करते हैं रेस्पेक्टिव गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो इसमें जब गवर्नर साहब उसको एड्रेस करने के लिए गए, अपना भाषण देने के लिए गए, तो वहां पर पहले जो स्टेट का एंथम है उसको बजाया गया और नेशनल एंथम को नहीं बजाया गया। इस बात से गवर्नर थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और मिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल एंथम कोड का वायलेशन किया है। अब अगर हम चीफ मिनिस्टर का पक्ष सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में पहले से ही इस तरह की परंपरा है कि जब भाषण स्टार्ट होता है या भाषण के स्टार्टिंग में स्टेट एंथम को बजाया जाता है
और भाषण जब खत्म होता है, स्पीच जब खत्म होती है, तो उस समय पर नेशनल एंथम को बजाया जाता है। ऐसी परंपरा पहले से ही चली आ रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने कोई भी नेशनल एंथम कोड का वायलेशन नहीं किया है। तो उसी के रेफरेंस में आज एक का स्टेटमेंट आया है राजभवन से कि जो गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एरोगेंस सही नहीं है, और ये मतलब दिस इज अ एरोगेंट बिहेवियर, ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो देखिए, गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो उसने 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, जनरल जो टर्म होता है गवर्नर का वो 5 साल का होता है, लेकिन गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है। तो जब हम बोलते हैं कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, और गवर्नर का टाइम 5 साल से ज्यादा भी रह सकता है। कि अगर उस ऑफिस में, यानी कि गवर्नर के 5 साल पूरे हो गए हैं और उसके बाद किसी दूसरे गवर्नर ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके टर्म को 5 साल से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गवर्नर। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इटली जस्टिस मिनिस्टर आस्क कोर्ट टू रिलीज इरानियन मैन हेल्ड ऑन यूएस वारंट। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि मिस्टर ईरान के पर्सन है मिस्टर मोहम्मद अबेदीनी, इनको अरेस्ट किया गया है इटली में, और इन पर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने जॉर्डन में कोई ड्रोन अटैक किया था, जिसकी वजह से 3 यूएस सिटीजन्स की डेथ हो गई थी। तो इस आधार पर यूएस ने इनके खिलाफ वारंट इशू किया, और उस वारंट के आधार पर इनको इटली में अरेस्ट कर दिया गया। अब यूएस चाहता है कि इनका एक्स्ट्राडिशन कहां हो जाए, यूएसए में हो जाए, और यूएस इनके खिलाफ जो भी एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन बनता है वो ले। लेकिन इस पर जो इटली के जस्टिस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए, एक्स्ट्राडिशन करने के लिए जो अपराध किया है अपराधी ने, वो दोनों देशों में, मतलब इटली में और यूएसए में अपराध होना चाहिए। अब इस अपराधी पर, मिस्टर मोहम्मद अबेदीनी पर जो चार्जेस लगे हैं, चार्जेस इन पर ये लगे हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का वायलेशन किया है। ठीक है, और इटली के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये जो ऑफेंस इन्होंने किया है, इसको इटली में कोई क्राइम नहीं माना जाता। तो अब ये किसकी कंडीशन है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की कंडीशन ये होती है कि एक्स्ट्राडिशन उन्हीं मामलों में होगा जब वो एक्ट दोनों देशों में अपराध हो। अब क्योंकि ये एक्ट इटली में अपराध नहीं है और यूएसए में अपराध है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मामले में एक्स्ट्राडिशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम ब्रीफ में समझते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो बेसिकली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है इंटरनेशनल लॉ में, ये एक 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में एक संधि है या एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सभी देश इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑफेंस करके दूसरे कंट्री में भाग जाता है छिपने के लिए, तो जिस कंट्री में वो शरण लेता है, अजाइलम लेता है, उस कंट्री की ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को, मींस अपराधी को, वहां से डिपोर्ट करके उस कंट्री में भेज देगी जहां की उसने अपराध किया है, ताकि उसके खिलाफ वो सरकार एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले सके। इस ट्रीटी का मेन पर्पज ये होता है कि किसी भी अपराधी के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी सेफ प्लेस नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है सैकिया भाटिया टेक्स ओवर एज सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें, मिस्टर देवजीत सैकिया और प्रभजीत सिंह भाटिया, इन दोनों को बीसीसीआई का सेक्रेटरी और ट्रेजरर चुना गया है। मिस्टर देवजीत सैकिया को चुना गया है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, और मिस्टर प्रभजीत सिंह भाटिया को चुना गया है ट्रेजरर ऑफ बीसीसीआई। अब यहां पर क्या है कि जो आप जब जानते होंगे कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी थे वो कुछ समय पहले मिस्टर जयशाह थे, लेकिन अब क्योंकि मिस्टर जयशाह जो हैं वो आईसीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं,
इसलिए उनकी पोस्ट जो है वहां से जो बीसीसीआई सेक्रेटरी की पोस्ट है वो वैकेंट हुई और उस पोस्ट को फिल करने के लिए मिस्टर देवजीत सैकिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक है। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.